नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। बिना वक्त गवाए आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। एक मोदी 11 झूठ देश के खिलाफ षड्यंत्र का चैप्टर आपके लिए लेकर आया। विपक्ष का एक झूठ जो देश के 225 करोड़ रुपए खा गया, आज उसके बारे में बात करूंगा। जासूसी पर मोदी वर्सेस मनमोहन का चैप्टर भी लेकर आया हूं और आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं होंगी। सरतन से जुदा गैंग के रखवाले बन गए हैं क्या ओवैसी? हैदराबाद की पुलिस ओवैसी के कहने पर चलती है क्या? आज इन सवालों के जवाब भी आपके लिए पाठशाला में लेकर आया हूं। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर शुरुआत करूंगा पहले चैप्टर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार गिराने के लिए 800 करोड़ रुपए तैयार रखे। केजरीवाल का दावा है कि हर विधायक को 20 करोड़ रुपए देकर बीजेपी 40 विधायकों को तोड़ना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की जरूरत ही नहीं। बीजेपी हमेशा वादे पूरे करने पर फोकस करती है और आम आदमी पार्टी ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल से कर दी है। इसके बाद राज्यपाल अब लीगल एक्सपर्ट से चर्चा करने के साथ चुनाव आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही नाम पर पत्थर खदान का आवंटन कर दिया था, मतलब खुद को ही खदान दे दिया। पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हैं। पिछले 2014 से 2022 तक पश्चिमी यूपी में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय चौधरी भूपेंद्र सिंह को दिया जाता है। भूपेंद्र सिंह ने 1991 में बीजेपी ज्वाइन की थी। 2016 में उन्हें एमएलसी बनाया गया। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा हालात है उस पर चर्चा की गई। गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसीज के काम की तारीफ की और आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी रखने के लिए कहा। वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमिश्नर से कहा कि गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ना चिंताजनक है। पीएम मोदी ने राहत और बचाव के लिए अधिकारियों को हर संभव सहायता देने की बात भी कही। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के हेल्थ पर आज अच्छी खबर आई। राजू श्रीवास्तव को 15 दिन के बाद आज होश आया है। 2 हफ्ते पहले ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आ गया था और इसके बाद से वो बेहोश थे, लेकिन आज 15 दिन बाद उन्हें होश आया। राजू श्रीवास्तव को आज आधे घंटे के लिए वेंटिलेटर से भी हटाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि धीरे धीरे राजू श्रीवास्तव ठीक हो रहे हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं, जिसके बाद गोवा पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें सोनाली का पीए सुधीर सांगवान भी शामिल है। इसके अलावा गोवा पुलिस ने सोनाली की मौत से 2 घंटे पहले के कई सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए हैं। सोनाली फोगाट के परिजनों ने कल ही आरोप लगाया था कि सोनाली की हत्या की गई है और उसके लिए सुधीर सांगवान जो पीए है वही जिम्मेदार है, यह आरोप लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट में आज अग्निपथ भर्ती योजना पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अब 18 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले 14 जून को अग्निपथ योजना लॉन्च हुई थी, जिसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में हिंसा हुई। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के कमालकोट में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक 4 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनमें से 3 मारे गए, लेकिन खराब मौसम और कोहरे के कारण चौथा घुसपैठिया बच निकला, जिसकी तलाश में कमालकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो यह हो गया दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन। और अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैलाए गए 11 झूठ का चैप्टर और उसका 2024 पर पड़ने वाला असर।
देखिए, एक चीज पिछले 8 साल से देखते देखते लोगों को लगने लगी है कि जो लोग वोट से पीएम मोदी को हरा नहीं पाते, वो झूठ की चोट से पीएम मोदी पर हमला करने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हें कमजोर करने के लिए लगातार ऐसे कैंपेन चलाए गए जो सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की किस्मत कहिए, देश की किस्मत कहिए, कुछ भी कह लीजिए, झूठ की पोल खुलती चली गई। पीएम मोदी के खिलाफ झूठ की पूरी लिस्ट एक बार आपको दिखाता हूं और बताऊंगा कि इसका देश पर क्या इंपैक्ट पड़ा। झूठ नंबर 1 कि पेगासस से सरकार विपक्ष की और देश के लोगों की जासूसी कर रही है। झूठ नंबर 2 कि पंजाब की रैली में भीड़ कम आई तो नरेंद्र मोदी ने खुद ही ड्रामा कर दिया कि वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी और वो जाकर खुद ही फंस गए एक ब्रिज के ऊपर और वापस लौट आए। ये ड्रामा किया क्योंकि भीड़ नहीं आई थी रैली में और बीजेपी हार रही थी। झूठ नंबर 3 देश में गेहूं की कमी है, देश में कोयले की कमी है, आपके घर में बिजली आनी बंद हो जाएगी, देश भर में अंधेरा हो जाएगा, ऐसे ऐसे झूठ फैलाएगा। झूठ नंबर 4 श्रीलंका की तरह कंगाल हो जाएगा भारत। दुनिया कहती रही कि भारत की तरफ देखो, भारत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में झूठ फैलाया गया कि भारत श्रीलंका बनने जा रहा है। झूठ नंबर 5 उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का लोन नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिया है। झूठ नंबर 6 सरकार अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है। झूठ नंबर 7 राफेल फाइटर जेट की डील में घोटाला हुआ है। झूठ नंबर 8 कृषि कानूनों से किसानों की जमीन छिन जाएगी। झूठ नंबर 9 फैलाया गया कि सीए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और एनआरसी से मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भर दिया जाएगा। झूठ नंबर 10 वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन विदेश भेज दी, देश के लिए वैक्सीन नहीं थी। झूठ नंबर 11 सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर कहा गया कि प्रधानमंत्री अपना घर, अपना बंगला बनवा रहे हैं। ये 11 झूठ आपको गिनवा रहा हूं, वैसे छोटे मोटे और कई निकल आएंगे। लेकिन ऐसे झूठ नरेंद्र मोदी का पर्सनल नुकसान तो नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो पीएम बनने से पहले भी ऐसे सैकड़ों झूठ झेलते आए हैं। गुजरात में दंगे हो गए, नरेंद्र मोदी ने करा दिया, सालों साल ये झूठ फैलाया गया, अब कोर्ट से आ गया फैसला, नरेंद्र मोदी बाइज्जत बरी हो गए इन सारे आरोपों से, झूठों से। लेकिन सालों साल ये झूठ फैलाया गया, इसलिए नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री रहते भी इन झूठों को झेल रहे थे। लेकिन ऐसे झूठ से देश का कैसे बड़ा नुकसान होता है, आज आपको यह समझाऊंगा। जिस पेगासस जासूसी के मामले में इतना हंगामा मचा, इतना हंगामा कि अरे देखो तुम्हारे मोबाइल में पेगासस घुस गया है, तुम्हारा फोन कॉल मोदी जी सुन रहे हैं, पूरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन चला दिया। फिर पीआईएल लेकर लोग कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई। उस टेक्निकल कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो क्या कहा गया, आप सुनिए। टेक्निकल कमेटी ने कहा कि उन्होंने 29 मोबाइल फोन की जांच की, इसमें उन्हें पेगासस होने के सबूत नहीं मिले। सिर्फ 5 फोन में मालवेयर पाया गया, मतलब कुछ गड़बड़ चीज पाई गई, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह मालवेयर पेगासस स्पाईवेयर है, मतलब उसमें भी पेगासस है, यह कहने का कोई सबूत नहीं मिला। मालवेयर तो कुछ भी हो सकता है भैया, बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं जो फोन हैक करने की कोशिश करते हैं। पेगासस होता तो बात इसलिए गंभीर हो जाती क्योंकि पेगासस का सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार टू सरकार मिलता है, यानी सरकार के पास पेगासस हो, आपके फोन में पेगासस हो तो मतलब सरकार आपकी निगरानी कर रही है। लेकिन पेगासस का सबूत नहीं मिला। 29 में से तो 24 में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बॉस। कह रहे थे पूरे देश में मोबाइल में घुसा दिए, और 5 में भी पेगासस मिलने की बात नहीं है। अब क्या वो लोग माफी मांगेंगे देश से? क्या जवाब देंगे जिन्होंने पेगासस के मामले में इतना हंगामा किया, जिन्होंने पेगासस के मामले को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि पूरा संसद सत्र बह गया, बर्बाद हो गया? इसी मामले पर विपक्ष के हंगामे की वजह से 2021 का मॉनसून सत्र जो है वो बह गया। आपको ये तस्वीरें याद करनी चाहिए। पेगासस पर हंगामा करने वालों से पूछना चाहिए कि तुमको संसद में मेरा सवाल उठाने के लिए, मेरे मुद्दे उठाने के लिए भेजा था या झूठ बोलकर हंगामा करने के लिए भेजा था? क्योंकि आज जो कोर्ट से आया वो तो झूठ ही है, फिर जो कहा गया था पिछला सारा। और मैं आपको दिखाता हूं कि आपका, हमारा, देश का इस एक झूठ ने कितना नुकसान किया, और अभी बाकी झूठ का भी बताऊंगा। लोकसभा
यहां मॉनसून सत्र में लोकसभा के अंदर 22%, 22% सिर्फ काम हुआ। क्यों? क्योंकि पेगासस को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा और 74 घंटा बर्बाद हुआ। देश के इतनी बड़ी संसद का 74 घंटा पेगासस के नाम पे बर्बाद हो गया। आज क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब ये 74 घंटा कोई ला कर देगा? कोई राहुल गांधी, कोई टीएमसी का नेता, कोई आरजेडी का नेता लाकर देगा? ये राज्यसभा, वहां भी हंगामा चला। राज्यसभा में 29% काम हुआ, 29% काम। और वहां कितने घंटे बर्बाद हुए? 76 घंटा वहां बर्बाद हुआ। अब आप बताइए कि कोरोना के संकट काल के बाद देश को आगे ले जाने के लिए संसद का सत्र बुलाया जाए और वहां 74 घंटा लोकसभा में, 76 घंटा राज्यसभा में बर्बाद हो गया। सिर्फ किस लिए? क्योंकि कुछ लोगों को यह लग गया या ये वो लगवाना चाहते थे कि तुम्हारे मेरे सबके मोबाइल में पेगासस सॉफ्टवेयर घुसा दिया है। 150 घंटा देश की संसद का बर्बाद कर दिया। और जो संसद की कार्रवाई 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्च बैठता है, यानी हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं संसद की कार्रवाई में। 150 घंटे बर्बाद होने का मतलब कितना है आपको पता है? 150 घंटे, 150 घंटा इज इक्वल टू 225 करोड़ रुपया देश का बर्बाद हो गया। क्योंकि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश के इस 225 करोड़ रुपए के बारे में सोचा ही नहीं। और तब नहीं सोचा जब देश और दुनिया कोरोना के संकट काल के बाद आर्थिक संकट से उबर रही थी। एक एक रुपए की कीमत होती है बॉस। 225 करोड़ स्वाहा, क्योंकि इन लोगों को लग गया। एक झूठ पर 225 करोड़ स्वाहा। सोचिए कितने गरीबों का भला हो सकता था अगर ये 225 करोड़ बच गए। जिस मामले में देश का इतना नुकसान किया गया, समय बर्बाद किया गया, पैसा बर्बाद किया गया, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई टेक्निकल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 29 फोन की जांच की गई उनमें से किसी फोन में पेगासस स्पाईवेयर होने के सबूत नहीं। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि 5 फोन में कुछ मैलवेयर थे, लेकिन कमेटी इस पर भी क्लियर नहीं है कि यह मैलवेयर पेगासस था। यह टेक्निकल कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने तब बनाई थी जब पेगासस मामले में बड़ा राजनीतिक हंगामा हुआ और सुप्रीम कोर्ट में करीब 12 याचिकाएं लगा दी गई। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई। इस कमेटी में कौन थे? रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन थे, पूर्व आईएएस आलोक जोशी थे, साइबर एक्सपर्ट संदीप ओबेराय थे। एक्सपर्ट कमेटी के अलावा एक टेक्निकल कमेटी अलग से बनाई गई। इस कमेटी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी थे, अमृता विश्वविद्यापीठम केरल के डॉक्टर प्रभाहरण पी थे, आईआईटी बॉम्बे के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विन अनिल गुमास्ते थे जो इसके सदस्य थे। और ये केंद्र ने नहीं दिए थे ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी कि आप लोग जरा जांच कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी को भले ही फोन में पेगासस स्पाईवेयर ना मिले, लेकिन राहुल गांधी को सब पता था किस किस के फोन में पेगासस है। एक बार राहुल गांधी के वो पुराने दावे सुनिए और याद कीजिए कि वो क्या कहते थे, फिर आगे की बात बताऊंगा। एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। आइडिया क्या है? आइडिया क्या है कि अगर आपने सच्चाई बोली तो नरेंद्र मोदी आपके फोन के अंदर है। कोई राहुल गांधी से पूछेगा कि टेक्निकल कमेटी को कुछ नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी का वर्डिक्ट और फैसला पहले आ गया कि पेगासस से मोदी सरकार जासूसी करवा रही। ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी हर युवा के फोन में घुस गए हैं। आज कोई पूछे राहुल गांधी से? इतने बड़े बड़े पत्रकार घूमते हैं जिनको वो इंटरव्यू देते हैं, पूछे कि बॉस आप तो कहते थे सबके मोबाइल में घुस गए हैं मोदी जी,
यहां तो वो 29 में 24 में कुछ नहीं मिला और 5 में भी पेगासस मिलने के सबूत नहीं है, तो कहां गया? पेगासस मामले में राहुल गांधी ने क्या कहा वो तो सुन लिया, क्या लिखा था वो भी देख लीजिए। 2021 में 19 जुलाई को उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, उसके डर पर हंसी आती है, ये हैशटैग भारतीय जासूस पार्टी है। पिछले साल ही अक्टूबर में जब सुप्रीम कोर्ट इसके जांच के आदेश दिए तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हैशटैग पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम स्वागत करते हैं। बात राजनीति की नहीं है, यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर, जनता पर व आजादी पर हमला है। यह हमला करने का निर्देश सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं और जब सच सामने आएगा उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज स्वागत करें। आज कहां है? आज तो कोई ट्वीट नहीं किया इस पर कि मैं स्वागत करता हूं कि किसी के मोबाइल में कुछ नहीं मिला। बोलें, सुप्रीम कोर्ट कमेटी इस मामले की जांच कर रही थी, फिर राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बनाया और जनवरी 2022 में ट्वीट किया, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। यह देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। राहुल गांधी इतने पर नहीं रुके थे, उन्होंने संसद में पेगासस के मुद्दे पर सरकार को खूब सुनाया। कहा क्या कहा था, वो पुराना बयान एक बार सुनिए। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. When you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India, he is attacking the people of Tamil Nadu. He is attacking the people of Assam. He is attacking the people of Kerala. He is attacking the people of Bengal. नरेंद्र मोदी किसी के मोबाइल में घुसे हो या ना हो, उनके पास पेगासस हो ना हो, लेकिन राहुल गांधी के पास कुछ तो है कि उनको सब पता रहता है। नरेंद्र मोदी इजराइल गए और पेगासस ले आए, इनको पता है। सबके मोबाइल में पेगासस है, इनको पता है। सब खत्म है इनके सामने, टेक्निकल कमेटी कुछ नहीं, इनको सब पता है। और दिक्कत क्या है ना, आप पॉलिटिक्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, आप उसी के लिए हैं। बोलिए, झूठ बोलना है, सच बोलना है, जो बोलना है, जिसको जो बोलना है बोले। लेकिन मैं कहता हूं कम से कम देश के अंदर जो एक नैरेटिव बनाने के लिए कि भाई नरेंद्र मोदी को हराना है तो ये नैरेटिव बना दो कि न्यायपालिका खत्म हो गई, चुनाव आयोग खत्म हो गया, मीडिया खत्म हो गई, पेगासस ले आए, ये खतरनाक है। जब मूड किया न्यायपालिका को मानेंगे, जब मूड किया हट बेकार है, जब मूड किया चुनाव आयोग को मानेंगे, जब ये राजस्थान में जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, जब मन किया है चुनाव आयोग खत्म। जब मूड किया मीडिया को मानेंगे, जब मीडिया जो है वो लखीमपुर की घटना उठाए, टेनी पर सवाल पूछ ले तो इनको पसंद आएगी। जब मीडिया इनसे पूछे, ये तो फलाना मीडिया है, ढिमकाना मीडिया। और अब पेगासस। अच्छा, जिस मामले को लेकर कांग्रेस ने इतना हंगामा किया, जिस मामले को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी को घेर रहे थे, उस तरह के मामले में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते क्या कहते थे, यह भी आज राहुल गांधी को याद दिलाता हूं। 14 दिसंबर 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट वीक के उद्घाटन पर कहा था कि फोन टैपिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी के जासूसी, उनकी सरकार के जासूसी के सबूत तो नहीं मिले, लेकिन तब के प्रधानमंत्री ने कहा था कि फोन टैपिंग जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मंच से बोल रहे थे मनमोहन सिंह। उनका कोट आपको बताता हूं, 14 दिसंबर 2010 का। आज की दुनिया में ऐसी शक्तियों की जरूरत है, इनका जिम्मेदारी से और नियमों के तहत ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इनका दुरुपयोग ना हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ लोग फोन टैपिंग की सरकारी शक्तियों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए है। देश के तब के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई फोन टैपिंग तो होगी और हो रही है क्योंकि यह देश के लिए जरूरी है। तब राहुल गांधी ने किसी को नहीं बताया तुम्हारे फोन में मनमोहन सिंह घुस गए। आज बिना सबूत मोदी जी को घुसा दिया फोन। मोदी सरकार पर लगे ये आरोप तो साबित नहीं हो पाए, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कैसे जासूसी होती थी, कितनी फोन टैपिंग होती थी, वो आपको बताता हूं। 2013 की एक आरटीआई में खुलासा हुआ था
कि यूपीए 2 की सरकार के दौरान, बहुत ध्यान से सुनिए, यह आरटीआई है, सरकार का जवाब है 2013 की आरटीआई, और उसमें क्या लिखा था कि 2009 से लेकर 2013 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इस दौरान 9000 फोन टैप किए गए, 9000 फोन टैपिंग हुई बॉस। यहां तो 29 में भी कुछ नहीं मिला, वहां 9000 फोन टैप किए जा रहे थे 4 साल में। यह सरकार का ऑफिशियल रिकॉर्ड है आरटीआई में। और हर महीने 500 ईमेल की जासूसी होती थी, 500 ईमेल प्रति महीने इस पर नजर रखी जाती थी। यह आरटीआई में 2009 से 2013 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, मनमोहन सिंह थे। तब राहुल गांधी ने नहीं कहा कि तुम्हारे ईमेल में मनमोहन सिंह घुस गए हैं, तुम्हारे फोन में मनमोहन सिंह घुस गए हैं। और मनमोहन सिंह खड़े होकर बताते थे कि देश के लिए जरूरी है यह सब नजर रखना। सिर्फ यही नहीं, यूपीए सरकार के दौरान क्या क्या होता था यह भी देख लीजिए। जून 2011 में उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने ऑफिस में स्नूपिंग और टैपिंग की जांच की मांग की थी। प्रणब मुखर्जी मंत्री थे सरकार में और वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जांच की जा रही, मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है। तब राहुल गांधी ने नहीं पूछा था कि अरे प्रणब जी, आपके मोबाइल में मनमोहन जी घुस गए क्या, या कौन घुस गया है। अप्रैल 2010 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सीपीएम नेता प्रकाश करात के फोन टैपिंग का मुद्दा उठा। आरोप लगा कि 2006 में एनटीआरओ यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फोन टैप किया। फरवरी 2011 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने 1 लाख लोगों के फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया। अक्टूबर 2009 को ममता बनर्जी ने फोन टैपिंग, मैसेज और ईमेल टैपिंग का आरोप लगाया, जिसे तब कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया। जनवरी 2006 में मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह ने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया। मामला संसद में उठा, लेकिन कांग्रेस ने फिर कहा कि हमने ऐसा नहीं किया। इतने आरोपों के बीच 2010 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए फोन टैप हो रहे हैं। मान रहे हैं और आज दूसरे को कहते हैं बिना सबूत मिले सबके फोन में मोदी जी घुस गए। पेगासस मामले पर राहुल गांधी की राजनीति तब शुरू हुई थी जब पिछले साल जुलाई में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि पेगासस जासूसी मामले में उन फोन नंबर्स की लिस्ट मिली है जिन्हें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए संभावित टारगेट बनाया जाना था। मतलब हुआ है का नहीं था, संभावित टारगेट बनाया जाना था। यह तो वो रिपोर्ट कह रही थी जो कि कुछ महानुभावों की थी, और इस लिस्ट में 40 से ज्यादा भारतीय पत्रकारों के नाम है, यह कह दिया गया। इसके बाद यह भी दावा किया गया कि करीब 300 भारतीय पेगासस बनाने वाली इजराइल की एनएसओ कंपनी के एक क्लाइंट ने 2017 से 2019 के दौरान जासूसी के संभावित टारगेट की लिस्ट में थे। यह दावा किया था जिन 300 भारतीयों को संभावित टारगेट के तौर पर रखा गया था उनमें विपक्ष से राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी के अलावा सरकार के 2 मंत्री भी थे। इस मामले में सरकार ने तुरंत खंडन कर दिया था। इन आरोपों में कोई सच नहीं है, सरकारी एजेंसियों द्वारा कोई अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन नहीं होता। यह आरोप भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए लगाया गया। यह सरकार का वर्जन था। इस मामले में पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ने भी कहा था कि एनएसओ किसी भी प्राइवेट संस्था को पेगासस स्पाईवेयर नहीं बेचता। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं। पेगासस गंभीर अपराध और आतंकवाद से लड़ने के लिए सिर्फ कुछ सरकारों को दिया जाता है। अब पीएम मोदी के खिलाफ यह तो पेगासस वाला झूठ क्या था पूरा विस्तार से बता दिया। और झूठ बोलने में कई बड़े बड़े नेता हैं और देश की राजनीति को अलग दिशा में ले जाने वाले भी कुछ नेता हैं। अभी कितना बज गया? 9:21 हो गया। अभी थोड़ी देर में जरा ओवैसी साहब का भी चैप्टर खोलूंगा, कैसे वो हैदराबाद में 9:30 बजे बताऊंगा कि सरतंज से जुदा की गैंग के रखवाले कैसे ओवैसी बन गए। लेकिन पहले पीएम मोदी के खिलाफ दूसरे झूठ की बात करता हूं। इसकी पोल भी आज सुप्रीम कोर्ट में खुल गई। यह झूठ फैलाया गया था कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं हुई, पीएम सिर्फ ड्रामा कर रहे थे क्योंकि उनकी रैली में भीड़ नहीं आई थी और इसलिए वो आधे रास्ते से लौट गए और इस सुरक्षा में चूक बताने लगे, मतलब ड्रामा किए क्योंकि भीड़ नहीं थी। लेकिन आज ही पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में बनी कमेटी की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हुआ कि पीएम की सुरक्षा में लापरवाही हुई थी।
पीएम जिस रूट से जाने वाले थे उसके बारे में पंजाब पुलिस को पहले से पता था, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं की गई। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी अवनीत हंस अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाए। फिरोजपुर के एसएसपी को पीएम के आने की जानकारी 2 घंटे पहले से थी। फिरोजपुर के एसएसपी कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिरोजपुर के एसएसपी पीएम के काफिले को सुरक्षा नहीं दे पाए। पर्याप्त सुरक्षा बल होने के बाद भी पीएम को सुरक्षा नहीं मुहैया करवाए। जिस 5 सदस्यीय कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है उसमें कौन कौन था? सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, चंडीगढ़ के डीजीपी थे, एनआईए के आईजी थे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल थे और पंजाब के एडीजीपी थे। यानी इस कमेटी में वो लोग थे जो सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट हैं और प्रोटोकॉल को समझते हैं कि पीएम के काफिले के लिए किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए और किस तरह के मानकों का पालन किया जाना चाहिए। जो ये भी समझते हैं कि पीएम के रूट को तैयार करने के लिए 2 घंटे बहुत होते हैं। अब याद कीजिए कि उस वक्त कांग्रेस क्या कह रही है। उस वक्त के कांग्रेस के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि पीएम का अचानक प्लान बदल गया था, इसलिए तैयारी का मौका नहीं मिला। अचानक प्रदर्शनकारी रोड पर आ गए थे और एक कंकड़ भी पीएम पर नहीं फेंका गया। इसलिए पीएम का यह बात कहना अजीब था कि अपने सीएम से यह कह देना कि मोदी जिंदा लौट आए, वो उनको बहुत अजीब लगा था चन्नी साहब को। एक बार सुनिए उनका पुराना बयान। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा, और वो बिल्कुल सेफ थे। उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। तो इसमें क्या है? लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। 5 जनवरी 2022 को क्या हुआ था वो एक बार जल्दी से आपको याद दिला देता हूं। 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी भटिंडा एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचे। भटिंडा से 120 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला जाना था। हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था। भटिंडा से हेलीकॉप्टर के जरिए हुसैनीवाला जाने का कार्यक्रम था। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से जाना रद्द हुआ। पीएम मोदी का काफिला सड़क मार्ग से हुसैनीवाला के लिए निकला। पीएम के काफिले के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम पहले से किए गए थे। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले पीएम का काफिला रुक गया। आंदोलनकारी किसानों ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया। पीएम का काफिला 20 मिनट फ्लाईओवर पर फंसा रहा, बॉर्डर के पास वाले स्टेट में। इसके बाद पीएम का काफिला वापस भटिंडा लौट आया। फिरोजपुर की रैली भी इसी कारण से रद्द कर दी गई थी। लेकिन पूरा माहौल यह बनाया गया विपक्ष की तरफ से, विपक्ष समर्थित मीडिया की तरफ से, कि ओह मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं आई, इसलिए सब ड्रामा करके लौट आए। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम की सुरक्षा में चूक को एक तरह से ड्रामा कह दिया था। चन्नी ने कहा था कि 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में होने वाली पीएम की रैली में भीड़ नहीं आई थी। गल सिर्फ इन्नी है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे, उन्होंने उत्थे रैली करनी सी, किसानां ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले दाले बंदे लगा दिए। 1 मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया, सबको रात को उनको मना लिया, यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा। मैं क्या, आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री 20 मिनट बॉर्डर के पास वाले इलाके में फंसा रहा। इतने गंभीर विषय को झूठ बोल के निपटा दिया गया कि इनकी रैली में भीड़ नहीं आई, इसलिए नहीं आए, इसलिए वापस लौट गए। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सच बता दिया, कोई चन्नी साहब, कोई कांग्रेस का नेता नहीं आया कि अरे हमसे गलती हो गई। कांग्रेस के दूसरे नेता उस वक्त क्या कह रहे थे, जरा वो भी सुनिए। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में, तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत बनाए। ये अनुचित है, प्रजातंत्र में ये सही नहीं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह की पॉलिटिक्स होती है। और आज इस तरह के 11 झूठ मैं आपको बता रहा हूं, ये तो 2 बताए। झूठ नंबर 3, कह दिया गया कि देश में गेहूं की कमी है, कोयले की कमी है। और सच क्या था कि देश की जरूरत पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार है, बाहर से गेहूं आयात करने का कोई प्लान नहीं है। खुद भारत कई देशों को गेहूं देकर मदद कर रहा है। कोयले के संकट पर सच यह है कि यह संकट कुछ दिनों का था। एक सच यह है कि कई राज्य बकाया नहीं चुका रहे। पीएम मोदी चेतावनी दे चुके हैं कि ऐसा चलता रहा तो भविष्य अंधेरे में होगा।
झूठ नंबर 4, श्रीलंका की तरह कंगाल हो जाएगा भारत। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। श्रीलंका को भारत ने इसी साल $4 बिलियन की मदद की है और कुछ लोग भारत को श्रीलंका बनवा रहे हैं। झूठ नंबर 5 बोला कि उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। सच क्या है? लोन माफ करने और लोन राइट ऑफ करने में अंतर होता है। राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि भाई खाते से हटाना और दूसरी जगह उसको रखकर रिकवरी करना। राइट ऑफ में लोन अकाउंट बंद नहीं होता, लीगल एक्शन लिया जाता है, और जब लोन माफ किया जाता है तो कोई लीगल एक्शन नहीं होता। राइट ऑफ करना बैंक का टूल होता है जिससे वो अपनी बैलेंस शीट क्लीन करते हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में बैंक की वैल्यू कम ना हो। और ऐसे ही कई राइट ऑफ किए गए लोनों की वसूली हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार में। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन वसूला गया है, लेकिन झूठ फैला दिया गया। झूठ नंबर 6, सरकार अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है। सच यह है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी अंबानी अडानी को हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट दिए गए। सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ कई मामलों में सीबीआई जांच चल रही है। इतना ही नहीं, अनिल अंबानी को इनकम टैक्स का नोटिस भी अभी 2 दिन पहले दिया गया है कि स्विस बैंक में रखा तो आपका पैसा जो है इसके बारे में बताया क्यों नहीं। और यही राहुल गांधी कहते थे कि अनिल अंबानी को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी खुद जाकर राफेल का सौदा कराए। यहां इनकम टैक्स अनिल अंबानी की कंपनी का कॉलर पकड़ के पूछ रहा है कि यह पैसा कहां से वहां रख दिया। झूठ नंबर 7, राफेल फाइटर जेट की डील में घोटाला हुआ। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी है। झूठ नंबर 8, कृषि कानूनों से किसानों की जमीन छिन जाएगी। कानून में कहीं जमीन छीनने का जिक्र नहीं था। झूठ नंबर 9, सीए एनआरसी से मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। सीए से भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। शाहीन बाग में प्रदर्शन से 101 दिन में 150 करोड़ का नुकसान हुआ। झूठ नंबर 10, वैक्सीन विदेश भेज दी, देश के लिए रखी नहीं। आज की तारीख में 211 करोड़ डोज वैक्सीन लग चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा डोज भारत दे चुका है। झूठ नंबर 11, सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर कहा गया कि पीएम मोदी तो अपना बंगला बनवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सेंट्रल विस्टा में नई संसद बन रही है, उपराष्ट्रपति आवास बन रहा है, पीएम आवास बन रहा है और अलग अलग मंत्रालयों के लिए ऑफिस तैयार हो रहे हैं। पीएम मोदी का अपना पर्सनल घर और अपना बंगला नहीं बन रहा। कल को पीएम नहीं होंगे तो कोई और प्रधानमंत्री होगा तो वो रहेगा। लेकिन एक के बाद एक झूठ 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 जो इस देश के अंदर विपक्ष बोलता है, और मुझे लगता है इससे विपक्ष का ही नुकसान है, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये झूठ बेनकाब हो जाते हैं। और जितना झूठ बेनकाब होते हैं, लोगों के दिमाग में ये बात और स्थापित हो जाती है कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए इनको सच नहीं मिल रहा, लगाने के लिए सच्चे आरोप नहीं मिल रहे, झूठ बोलकर काम चलाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये आदमी कुछ तो ठीक काम कर रहा है। और विपक्ष की क्रेडिबिलिटी जीरो होती जा रही है। शेर आया, शेर आया, शेर आया, इतना चिल्ला चुके कि जिस दिन शेर आएगा ना, उस दिन कोई विश्वास नहीं करेगा। पाठशाला में अब ओवैसी का चैप्टर, जो सरतन से जुदा गैंग के रखवाले बने हैं। पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। हैदराबाद का माहौल खराब किया जा रहा है। सरतन से जुदा का गैंग एक्टिव है और उसके निशाने पर विधायक टी राजा सिंह, जिन्हें विवादित टिप्पणी के लिए बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया था। टी राजा सिंह पर एफआईआर भी हुई, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन सरतन से जुदा का नारा लगाने वाले फिर भी मान नहीं रहे। वो लगातार हैदराबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि ओवैसी जैसे नेता इन लोगों के पीछे खड़े हैं। ओवैसी कैसे इन लोगों के रखवाले बनते हैं, पहले ये जानिए। ओवैसी को इस बात से दिक्कत है कि टी राजा को जमानत कैसे मिल गई, लेकिन खुद ओवैसी उन लोगों को छुड़ाने के लिए फोन घुमा रहे थे जो सरतन से जुदा के हिंसक नारे लगा रहे थे। हैदराबाद पुलिस ने उत्पात मचाने के आरोप में जिन प्रदर्शनकारियों को पकड़ा, उन्हें छुड़ाने के लिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर को रात में थाने भेज दिया, कैसे ओवैसी ने अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकाला, उसका एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद एक प्रदर्शनकारी असदुद्दीन ओवैसी को फोन करके इस बात के लिए धन्यवाद देता सुनाई देता है कि उन्होंने उसे पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकाला। एक बार वो बातचीत सुनिए जो वायरल है। घर का दरवाजा तोड़ के हम हमको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। जी हाँ, एहतशाम एहतशाम और एहतशाम में चले जी।
और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला और फिर जी DCP जी, और से जो बात किया आके मैं। मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ, आप- 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में, परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए, मगर ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आपके जाइए। जी, इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। यूं तो असदुद्दीन ओवैसी मीडिया के सामने बोलने को कहेंगे कि अरे जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे, मैं उनको कंडेम करता। रात में 1:30 बजे कॉरपोरेटर को भेज के छुड़वा रहे हैं। अब जिन प्रदर्शनकारियों से ओवैसी इतनी हमदर्दी दिखा रहे थे, उन्होंने कैसे हैदराबाद शहर को सिर पर उठा रखा था, उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। टी राजा को जमानत मिलने के विरोध में कल रात हैदराबाद में उग्र प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी की, हंगामा किया। जरा एक बार सुनिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर 2 बार पथराव भी किया। 2 पुलिस की बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। यह सब कुछ हैदराबाद में चलता रहा। उस उग्र प्रदर्शन करने वाली इस भीड़ ने सरतन से जुदा के नारे भी लगाए। सुनिए एक बार। जब पुलिस के बार बार समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को गलियों से निकाल कर पकड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, लेकिन ओवैसी ने 90 प्रदर्शनकारियों को पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। ओवैसी ने खुद ट्वीट करके यह बताया कि मेरे प्रतिनिधित्व पर डीसीपी साउथ ने शाह अली बांदा और आशा टॉकीज के 90 विरोध करने वाले युवाओं को रिहा कर दिया गया है। AIMIM विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और हमारे नगर सेवक पूरी रात तनाव को कम करने के लिए काम कर रहे थे। मैं उनके और पुलिस के संपर्क में। मतलब ओवैसी खुलकर मान रहे हैं कि उन्होंने ही प्रदर्शनकारियों की पैरवी की, जो पथराव कर रहे थे, जो हिंसा पर उतारू थे, जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे थे, जो पुलिस की नहीं सुन रहे थे, जो बेकाबू थे। उन्हें छुड़ाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया, बल्कि उनसे यह भी कहा कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। और ओवैसी इसका डंका भी पीट रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं यह करके डंका पीटूंगा तभी तो देश भर के मुसलमान को लगेगा कि अरे भाईजान ही तो हमारे असली रक्षक हैं। वो चाहते हैं कि इन प्रदर्शनकारियों की रिहाई का श्रेय उन्हें मिले, ताकि वो खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित कर सके। हैदराबाद में कल रात हुए प्रदर्शन के दौरान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस एक घर के अंदर घुसती है। घर से कुछ युवकों को हिरासत में लिया। इस परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घर से 3 भाइयों को पकड़ा जो प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। परिवार ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया है। ओवैसी ने भी अपने ट्वीट में इस परिवार का जिक्र किया है, लेकिन इस परिवार के तो सिर्फ 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। ओवैसी ने तो पूरे 90 प्रदर्शनकारियों को पुलिस की हिरासत से छुड़वा लिया। जिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाने का श्रेय ओवैसी ले रहे हैं, वो क्या करतूत कर रहे थे, ये बात खुद AIMIM के पार्षद मुजफ्फर हुसैन ने बताई। मुजफ्फर हुसैन का जिक्र ही ओवैसी अपने फोन कॉल में कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए मुजफ्फर हुसैन कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, कुछ नादान मासूम बच्चों ने पुलिस पर पथराव किया। एक बार सुनिए। प्रोटेस्ट चल रहा था आशा टाकीज के पास, वहाँ से कुछ नादान मासूम बच्चे पथराव किए, वहाँ पे पथराव करके वहाँ से भाग रहे थे पुलिस के ऊपर। टास्क फोर्स उस गली में घुसी और जो ये मासूम बच्चे हैं, ये तीनों भाइयों को गैर ज़रूरी के इनका जुल्म का निशाना बना गया। उनके घर के दरवाजे को तोड़ के ये तीनों भाइयों को घसीटते हुए आशा टाकीज तक लाया गया। मेरे से भी टास्क फोर्स ऑफिसरों की जो है ना, मैं भी आके मदाखलत किया, मेरे को इत्तला मिलते ही, और सारी तफसीलात में असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बात की इत्तला दी। क्या कितने मासूम?
पुलिस पे पत्थर ही तो मार रहे थे, इससे ज्यादा मासूम क्या होगा? पुलिस पे पत्थर मारने वाले सो क्यूट ही तो होंगे ओवैसी साहब के लिए, मासूम बच्चे। और जब इनको मासूम बताइएगा तो आज पत्थर मार रहे हैं, कल कुछ और करेंगे। ओवैसी जिन प्रदर्शनकारियों को छुड़वा रहे हैं वो कैसे समाज में जहर घोल रहे हैं, उसका एक वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में टी राजा को फांसी देने के नारे लगे, वीडियो में छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। अब आप सोचिए कि कैसे इस तरह के प्रदर्शन से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। जो चेहरे हमने ब्लर किए हैं वो उन बच्चों के हैं जो नारे लगा रहे हैं। हैदराबाद में हुए इस हंगामेदार प्रदर्शन के पीछे ओवैसी ने कैसे अपने राजनीतिक खेल का इस्तेमाल किया, उसे ओवैसी के एक ट्वीट से समझिए। इस ट्वीट में ओवैसी कह रहे हैं कि इस हालात के पीछे सीधे राजा सिंह की हेट स्पीच है। राजा सिंह को तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। मैं हैदराबाद में शांति की अपील करता हूं, हैदराबाद में सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। ओवैसी का यह ट्वीट एक तरह से प्रेशर टैक्टिक है या फिर धमकी है कि अगर राजा सिंह को नहीं पकड़ा गया तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन होंगे, और ओवैसी की यह धमकी काम कर गई। जो ओवैसी अपने लोगों को छुड़ा रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं कि टी राजा को क्यों छोड़ दिया गया और टी राजा सिंह को तो ऐसी सजा मिले कि वो दोबारा ऐसा ना बोल पाए। सुनिए। ये जो गंदगी पैदा की जा रही है, जो नफरत पैदा की जा रही है, इसको रोकने की जरूरत है और इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। और हम भी अपना उसमें योगदान दे रहे हैं। हम हमारे पार्टी के लोग, सब लोग कोशिश यही कर रहे हैं। मगर हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, तेलंगाना की सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो जो ऑर्डर है उसको लीगली रेक्टिफाई किया जाए। आप उनको अरेस्ट करिए, पुलिस कस्टडी लेकर उनका वॉइस सैंपल लीजिए, क्योंकि ये हमेशा वीडियो जारी करते। ये आखिरी मर्तबा होना चाहिए जो इस तरह की वो हेट और गंदगी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलेंगे। प्रदर्शनकारियों को एक फोन पर छोड़ने वाली हैदराबाद पुलिस ने आज टी राजा को फिर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इस एक्ट के तहत ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिनकी रिहाई से समाज को खतरा रहता है। राजा सिंह को गिरफ्तार करने के पीछे पुलिस की दलील है कि वो अक्सर विवादित बयान देता है, जिससे समुदायों के बीच नफरत बढ़ती है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह पर 101 आपराधिक केस हैं, जिसमें से 18 केस सांप्रदायिक अपराध से जुड़े हैं। इससे पहले राजा सिंह को मंगलवार को विवादित बयान देने पर गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया गया। सवाल हैदराबाद पुलिस से भी है, क्या वो ओवैसी के दबाव में काम कर रही है? क्या ओवैसी के एक फोन पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को छोड़ देगी? और सवाल उस भीड़ से भी है, किसी के भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन सड़क पर उतरकर पत्थर चलाकर आगजनी करके अरेस्ट कराएंगे ये भी नहीं होना चाहिए। सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे ये भी इस देश के संविधान से इजाजत नहीं है। यह सवाल तब है जब हैदराबाद पुलिस खुद मान रही है कि प्रदर्शनकारियों का मकसद कुछ और था। सुनिए एक बार। हमारे सीपी साहब भी कल यहाँ पे आपको पता ही है, पूरे रात पर तमाम फिरके गए हैं। सो वंस अगेन लेट मी क्लैरिफाई, द पर्पस वाज समथिंग एल्स। अच्छा, ओवैसी राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी के नेता किसी धर्म का मजाक उड़ाते हैं तब तो कोई एक्शन नहीं लेते। ओवैसी का छोटा भाई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है तो AIMIM प्रवक्ता उसे मानने से ही इनकार कर देते हैं। कल राष्ट्रवाद शो में AIMIM के नेता के इसी दोहरे रवैये को मैंने देश के सामने एक्सपोज किया था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। उसका वीडियो देखने के बाद भी AIMIM नेता उसे सच मानने को तैयार नहीं थी और आरोपों को झूठा बताने लगी, नुपुर शर्मा का गाना गाने लगी। एक बार वो हिस्सा सुनिए, कितना डबल स्टैंडर्ड है। मैडम फलक, आपके लिए पेशे खिदमत है वो बयान जो अकबरुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान कर रहे हैं, जो हमारे यहां लगता है लेकिन हम सड़क पर उतरते नहीं और सरतन से जुदा के नारे नहीं लगते, इसलिए आपको सुनाई नहीं देता। सुना रहा हूं, जरा सुनिए। कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुलला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नया
गणेश थे, वो थे महाराज। अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बहन सईदा फलक, वैसे तो एक पूरी भीड़ है जिसको बहुत मजा आया सुनकर। ये सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है, पूरी भीड़ है जिसको मजा आया, वो चीयर कर रही है, बहुत मजा आ रहा है हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर। अब मुझे नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी की क्या सजा? फांसी? सुनिए मेरी बात, सुनिए। 10 साल कोर्ट में केस चला, वो जेल जाके आ चुके हैं। मैडम ये केस नहीं चला है। कोर्ट ने मैडम ये केस नहीं चला है। बोलिए राजा, मैडम ये केस नहीं चला है। कितने साल कोर्ट? मैडम ये केस नहीं चला है, इस बयान का नहीं चला है। वो 15 मिनट पुलिस हटा लो, 15 मिनट पुलिस हटा लो। नुपुर शर्मा को कब डिटेन करेंगे? नुपुर शर्मा को कितने महीने? अरे नुपुर शर्मा हो गया, सारा हिंदू मुस्लिम एकता निकल गई, सब ठस, सब खत्म, सब ठस खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आप लोग निकल कर नारे नहीं लगाएंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी की एक ही सजा, फांसी दो, फांसी दो, ये नहीं कहेंगे। खत्म हो गया मामला। नुपुर शर्मा को कितने दिन जेल में हो गया। अब की बात करिए, वो हो गया। अब की बात करिए, राजा सिंह की बात करिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हो गई क्लैरिटी। टीवी पर आओ, मीठा मीठा बोलो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो, हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं तो उन पर भी कार्रवाई करो, ये सब बोलो। लेकिन जब आपके सामने लिटमस टेस्ट आए तो उसमें फेल हो जाओ। हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं सुशांत जी, मैं बड़ी गंभीर बात एक कहने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि एक मिनट हर्षवर्धन जी, मैं 2 सेकंड आपसे ले रहा हूं, 2 सेकंड। बहन सईदा फलक, मैं आपसे आप पॉलिटिकल बातें कर रही हैं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन मैडम मैं बस इतना कह रहा हूं कि हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, इसको प्लीज हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल हल्के में मत लीजिए मैडम। नहीं। अपने नेता को डिफेंड करके आप वही काम कर रही हैं, डोंट डू इट। किसी भी मजहब अब हर्षवर्धन, फिर ये गाना लगता है मैडम मुझे, ये गाना लगता है मुझे आपका जो आप गा रही हैं, और बहुत बेसुरा लग रहा है जब आप अपने नेता को कंडेम नहीं कर पा रही। 2 मिनट नहीं लगते, लोग एक्सपोज हो जाते हैं। किसी के धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, देवी देवता का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवैसी के भाई पर सवाल पूछा AIMIM के नेता से तो मामला गड़बड़ा गया। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर संविधान की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन वो सरतन से जुदा जैसे नारे लगाने वालों का साथ देते हैं, कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देते हैं। आज आपको उनकी पार्टी का इतिहास भी जान लेना चाहिए। 1927 से AIMIM का इतिहास शुरू हुआ था। हैदराबाद के निजाम के कहने पर पार्टी बनी थी। उस वक्त इस पार्टी का नाम MIM था और इसका मकसद था अलग मुस्लिम देश बनाना। 1944 में कासिम रिजवी MIM का लीडर बना। रिजवी ने 1.5 लाख रजाकारों की फौज तैयार की। रजाकारों की यह फौज इसलिए तैयार की गई थी कि भारत में हैदराबाद के विलय को रोका जाए। इन्होंने हैदराबाद में खूब हिंसा, खून खराबा किया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक्शन लिया। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया और रजाकारों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। 1948 में ही MIM को बैन कर दिया गया। इसके नेता कासिम रिजवी को 1957 तक जेल में रखा गया। कासिम रिजवी को इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो जेल से छूटने के 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान चला जाएगा। कासिम रिजवी ने पाकिस्तान जाने पर MIM की जिम्मेदारी एक वकील अब्दुल वहीद ओवैसी को दे दी। अब्दुल वहीद ओवैसी ने ही MIM को AIMIM बनाया। अब्दुल वहीद ओवैसी के बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी ने 1975 में कमान संभाली। सलाहुद्दीन ओवैसी के ही बड़े बेटे का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अब आप समझ गए होंगे कि ओवैसी साहब क्यों उन लोगों को, या उनकी पार्टी के लोग क्यों उन लोगों को मासूम बच्चे बता रहे हैं जो हिंसा कर रहे हैं। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चल। लाल सलवार सूट में ये महिला हाथों में एक सोने की चेन देख रही है। तभी ये महिला कुछ ऐसा करने लगती है जो बेहद हैरान करने वाला है। फिर से देखिए इस महिला ने क्या किया।
दुकानदार की नजर से बचकर इस महिला ने पहले असली सोने की चेन की जगह नकली सोने की चेन रख दी और असली वाली अपने पास छिपा ली। तस्वीर तमिलनाडु के तूतीकोरिन की है और चोरी करने वाली महिला डीएमके की एक लोकल नेता है। शुरुआत से आपको वीडियो दिखाते हैं। महिला ज्वेलरी शोरूम में सोने की चेन देख रही थी और दुकानदार काफी देर तक सोने की इस चेन को महिला को दिखाता रहा। महिला ने एक चेन को पसंद किया और उसे एक किनारे रख दिया। कुछ देर बाद दुकानदार मुड़ा तो इस महिला ने अपना हाथ साफ किया। उसने तुरंत सोने की चेन हाथ में ली और उसका टैग तोड़ दिया और उसके बदले में अपने बैग से एक नकली सोने की चेन निकाल कर रख दी। इसके बाद टूटे हुए टैग को नकली चेन में जोड़ दिया। सीसीटीवी के आधार पर महिला की पहचान हो गई और महिला से चेन बरामद कर लिया गया। पेड़ से नीचे उतरते इस जानवर को देखिए। बघीरा धीरे धीरे पेड़ से नीचे आ रहा है। बघीरा, ये नाम तो सुना ही होगा आपने। कार्टून कैरेक्टर मोगली का बघीरा, जो एक काले रंग का तेंदुआ हुआ करता था और वो ठीक ऐसे ही मोगली को बचाने के लिए पेड़ से नीचे आता था और तब ये देखकर बच्चे बहुत रोमांचित होते थे। लेकिन ये तस्वीर रियल है। सिवनी के जंगलों से आई है, जहां पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा बफर में काला तेंदुआ पेड़ से नीचे उतरते हुए दिखा। काला तेंदुआ विलुप्त प्रजाति में आता है, जो इसी कारण आसानी से नहीं दिखता। लेकिन इस बार ये पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान नजर आया और 27 सेकंड का ये वीडियो यहाँ घूमने आए पर्यटकों ने बना लिया, जो अब अपनी खासियत के लिए सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नदी सूखी और फिर जो दिखा उसने पूरी दुनिया को हैरान किया। जानते हैं इतने बड़े पैरों के निशान किस जानवर के हैं? ये डायनासोर के पैरों के निशान हैं, जो मिले हैं अमेरिका के टेक्सास में। टेक्सास की जिस नदी में डायनासोर के पैरों की छाप देखी गई है, वो डायनासोर वैली स्टेट पार्क से होकर बहती है। नदी के अंदर ही उस ट्रैक का कुछ हिस्सा डूबा था, जिस पर से डायनासोर गुजरा करते थे। जिन डायनासोर के पैरों की छाप नदी के नीचे मिली है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो 11.5 करोड़ साल पहले धरती पर हुआ करते थे। वीडियो में जो फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, उनमें 3 उंगलियों की शेप बनी हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि सूखा पड़ने की वजह से नदी का पानी बेहद कम और कई जगहों पर बिल्कुल सूख गया था, जिस वजह से डायनासोर के ट्रैक अब साफ नजर आने लगे हैं। टेक्सास के पार्क में नदी के सूखने के बाद जो पैरों के निशान मिले हैं, वे डायनासोर की एक प्रजाति एक्रोकैंथोसॉरस के हैं। वहीं कुछ निशान सौरोपोसिडॉन प्रजाति के भी मिले हैं, जो करीब 60 फीट लंबे और 44 टन वजनी होते थे।